Hi students, welcome back to my channel Adya Foundations. Last class I have discussed about nationalism. Today I am going to discuss about French Revolution is a reason for rise of nationalism in Europe. तो मैं बता दूं आपको कि यह एक CBSE एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव के रूप में उसके मिशन को पूछा जाता है या फिर आपको 2 और 3 मार्क्स में लिखने के लिए भी दिया जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं हाउ कैन यू से दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ रीजन टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म से आपने पिछले क्लास में मैंने नेशनलिज्म के बारे में आपको बताया था कि जो कॉमन आइडेंटिफिकेशन की बात करता हो, जो कॉमननेस की बात करता हो, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान वो कौन कौन से इवेंट्स हुए, वो कौन कौन सी घटनाएं घटी जो कॉमननेस को बताता हो, जो सबके लिए हो। तो आप देखेंगे तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है ला पैट्री और ली सिटोयन। ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, ऑनर, और सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन। यानी फ्रांस में जब ऑटोक्रेटिक रूल था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं थी, कॉमन पीपल के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो उस दौर में जो है फिलोसोफर्स के द्वारा, रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा यह लोगों को बताया गया कि यह फ्रांस के जो रिसोर्स हैं, इस फ्रांस का जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का मेन ऑनर, कंट्रोलर क्लर्जी और नोबिलिटी नहीं होगा, बल्कि फ्रांस के अंदर रहने वाले लोग होंगे, वहाँ के नागरिक होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बताया गया है आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन। यानी फ्रांस के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी पीपल रह रहे हैं, वो सारे पीपल जो होंगे फ्रांस के रिसोर्सेस का, फ्रांस के प्रॉपर्टी का भोक्ता होंगे, सभी उसका स्वतंत्र रूप से यूज करेंगे। यानी लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर किया जा रहा था, उन्हें यूनाइट करने की बात की जा रही थी। दूसरा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि जब स्टेट्स जनरल की मीटिंग का बायकॉट होता है कॉमन पीपल के द्वारा, तो वहां पे एबेसियस और मिराबियो दोनों ने मिलकर नेशनल असेंबली का फॉर्म करते हैं। वो नेशनल असेंबली के लिए डिमांड्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के लिए वह अपनी बात को रखते हैं, और उसमें जो है इक्वल राइट्स की बात होती है, बाय बर्थ प्रिविलेजेस को रिमूव करने की बात होती है। तो वही जो है सेकंड जो आप देख रहे हैं, इक्वल राइट्स अगेंस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग की जो बातें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया जा रहा था वो फ्रांस के पूरे पीपल के लिए था, वो फ्रांस के कॉमन पीपल के लिए। और आप आगे देखते भी हैं कि अभी तक कोई इलेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था,
लेकिन एक्टिव सिटीजन के द्वारा जो है इलेक्शन में एक्टिव सिटीजन को इन्वॉल्व किया जा रहा था। एक्टिव सिटीजन 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। एक्टिव सिटीजन वो थे जो पूरे महीने के कम से कम 3 दिन का वेजेज जो है टैक्स के रूप में पे करते थे और उन्हें ही जो है वोटिंग राइट मिला था। फिर आप देखेंगे फ्रांस के अंदर अलग अलग किंगडम थे, अलग अलग टेरिटरीज थे, वहाँ का अपना कॉन्सेप्ट था। वहाँ के जो किंग होते थे, वहाँ के जो मोनार्क होते थे, उनका अपना अपना स्टैंडर्ड फ्लैग होता था। तो यहाँ पे कॉमन आइडेंटिफिकेशन के रूप में, कॉमननेस को लाने के लिए डिफरेंट जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग थे, उसके स्थान पर पूरे फ्रांस नेशन के लिए एक कॉमन फ्लैग को चूज किया गया, यानी ट्राई कलर फ्लैग रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। यानी जो डिफरेंट अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग राजा के जो अपनी पहचान थी, उनका जो अपना झंडा था, उस झंडा के स्थान पे पूरे फ्रांस को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने अपना एक फ्लैग चूज किया। वह फ्लैग था ट्राई कलर फ्लैग। और आपको हमने डिस्कस कर ही दिया है कि एक्टिव सिटीजन जो हैं वो इलेक्ट किए थे नेशनल असेंबली का, जो इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट किए थे, अपने जो वेजेस को टैक्स के रूप में पे करके जो है उन्हें राइट मिला था। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे आज के डेमोक्रेसी से, आज के राइट्स से अगर हम कंपेयर कंप्लीटली नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं ग्रेजुअली जो है लोगों को राइट्स मिलना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। लोग जो है अपने अधिकारों के बारे में जानने लग गए थे। नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी जब नेपोलियन आता है तो वह क्या करता है, नेपोलियनिक कोड लाता है, जो है करेंसी को सेंट्रलाइज करता है, बैंक को सेंट्रलाइज करता है। जो वेट्स और मेजर्स जो थे, आप पढ़े होंगे कि जो है अलग एरिया में जाने के बाद जो है वेट्स का जो मेजरमेंट था, लेंथ था, उसका जो मेजरमेंट था, वो जो पैमाना था वो चेंज हो जाता था। तो इससे ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को करेंसी भी जो थी डिफरेंट एरियाज में करेंसी की वैल्यूज डिफरेंट थी। तो इस वजह से जो है यहां आप देखेंगे कि लोग बटे हुए थे, बिल्कुल डिवाइड थे, और सब लोगों को यूनाइट करने के लिए एक सिस्टम, इक्वलिटी फॉर ऑल, जो है कॉमन आइडेंटिटी के लिए, कॉमननेस को लाने के लिए, सबके लिए समान कानून की व्यवस्था की गई, समान प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए जो है वेट और मेजर्स को इक्वलाइज किया गया। और लास्ट में आप देखेंगे तो जो है फ्रांस के अंदर कई भाषाएं, कई बोलियां थीं। और आप नेशनलिज्म के दौरान पढ़े थे, उसमें बताया था मैंने कि जो है लोग लैंग्वेज के आधार पे, कल्चर के आधार पे, रेसिस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे वह बटे हुए थे, और उन सभी को यूनाइट करने के लिए पूरे फ्रांस की एक भाषा होगी, और पूरे फ्रांस की वह जो भाषा होगी वह फ्रेंच भाषा होगी। और इस तरह से फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने जो है कॉमन लैंग्वेज के रूप में फ्रेंच लैंग्वेज को अपना भाषा बनाया, अपना लैंग्वेज बनाया। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है कॉमननेस की बात करती है, कॉमन आइडेंटिटीज देता है फ्रेंच के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहने वाले लोगों के लिए। तो यह जो मैसेज जो है फ्रांस से उठकर के पूरे यूरोप तक गया। तभी तो जो है आप आगे देखेंगे कि ड्यूक मैटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह जो
कहता है जिस्पी मैज़नी को, यह हमारे सोशल ऑर्डर के लिए जो है यह सबसे बड़ा खतरनाक डेंजर है, हमारे लिए यह काफ़ी खतरनाक दुश्मन है यह, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरीज थे। इन्होंने जो है इन मैसेज को पूरे यूरोप में फैलाने का काम किया। नेपोलियन को देखते हैं आप, आगे मैं बताऊंगा नेपोलियन के बारे में चर्चा करेंगे, नेपोलियनिक कोड की बात करेंगे, नेपोलियन के कुछ टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे कि जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, जो मोनार्क थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जिनका बिलीफ्स मोनार्क में था, प्रिविलेज में था, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में थे, जो बिलीफ्स रखते थे, उन सभी लोगों ने मिलकर के नेपोलियन को हराने का काम करते हैं। तो ये जो है नेपोलियन हो या फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हो, ये जो है जो कॉमनिस्ट की आइडियाज़ को पूरे यूरोप में फैलाने का काम करते हैं, और फ्रांस ही वह प्लेस है जो कॉमनिस्ट की बात पूरे यूरोप तक फैलाने का काम किया। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद को लाने में एक महत्वपूर्ण जो है उसकी भूमिका को मानते हैं। तो क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डील करेंगे। तो क्या था मिशन फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का? तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मिशन ही यही था कि पूरे यूरोप में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखने वाले लोगों को जो है वहाँ से रिमूव किया जाए, वहाँ से उन्हें जो है ओवरथ्रोन किया जाए, फेंका जाए, और यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी की व्यवस्था की जाए। यूरोप के अंदर जो है नेशन स्टेट का फॉर्म किया जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मिलेंगे, नेपोलियन के साथ नेपोलियन के बारे में चर्चा करेंगे और नेपोलियनिक कोड की बात करेंगे, और नेपोलियन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उस तरह से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू।